द नाइट टेल। ये स्टोरी भी कैंटरबरी टेल्स का हिस्सा है जिसे जेफरी चौसर ने लिखा था। अब ये कहानी शुरू होती है ड्यूक थीसिस से। ये एक बहुत ही बहादुर रूलर हैं, हुक्मरान है बहुत बहादुर, जिसने कई जंगें जीती हैं और कई इलाके इन्होंने फ़तह किए हैं। अब ये वापस एथेंस आ रहे होते हैं अपनी नई बीवी हिप्पोलिटा के साथ, और उसकी छोटी बहन एमिली को भी एथेंस लेकर जा रहे होते हैं। एमिली एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है इस स्टोरी में। जब वो एथेंस के करीब पहुंच जाते हैं तो वहाँ कुछ औरतें रो पीट रही होती हैं, किसी चीज़ का मातम कर रही होती हैं। अब बादशाह जो कि बहुत अच्छे मूड में था और वापस अपने घर जा रहा था, उसके साथ उसकी नई मलका भी है, तो वो ये सब रोना धोना देखकर परेशान हो जाता है। वो इन औरतों से पूछता है कि भाई क्या बात है, आप लोग क्यों रो रहे हैं। तो वो औरतें बताती हैं कि उनके शोहर थेबस की लड़ाई में मारे गए, और बादशाह क्रियोन जो कि बहुत जालिम है, वो हमारे हस्बैंड्स को दफनाने नहीं दे रहा, और उनकी लाशें वहीं पड़ी हैं और जानवर उन लाशों को नोच रहे हैं। वो थीसिस को कहती हैं कि जो है हमारी मदद करो। थीसिस को ये सब सुनकर बहुत दुख होता है और वो गुस्से में आ जाता है और जालिम बादशाह क्रियोन को सबक सिखाने के लिए निकल पड़ता है। अब थीबस जाकर वो बादशाह क्रियोन से जंग करता है, क्योंकि थीसिस बहुत सारी जंगें लड़ चुका था और क्रियोन की फ़ौज उसके सामने नहीं टिक पाती और क्रियोन मारा जाता है। फिर इन औरतों के हस्बैंड्स को दफनाने का बंदोबस्त किया जाता है। अब क्योंकि थीसिस जो था वो बिला वजह कत्लेआम नहीं करता था, इसलिए जो दुश्मन के सिपाही ज़ख्मी हुए थे वो उन्हें भी अटेंड करते हैं, उन्हें जो उनकी मरहम पट्टी होती है वो करते हैं। उन्हें 2 नाइट्स ज़ख्मी हालत में मिल जाते हैं। इनके नाम आरसाइट और पैलामोन होते हैं, इन दोनों नाइट्स के। अब वो इनका इलाज करवा कर से जेल में डाल दिया जाता है। थीसियस ये हुक्म देता है कि इन दोनों में से किसी को भी आपने रिहा नहीं करना, किसी को भी नहीं छोड़ना, चाहे कोई बड़े से बड़ी हमें रैंसम की ऑफ़र क्यों ना करे। क्योंकि पहली जंगों में होता था नाइट्स को कैदी बना लिया जाता था और कुछ रैंसम लेकर उन्हें बाद में छोड़ दिया जाता था। अब थीसियस ने कहा कि ये दोनों जेल में ही रहेंगे, मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। और कई कुछ साल गुजर जाते हैं, तो उनकी जेल में उनके पास एक गार्डन होता था जेल के साथ ही, तो वहाँ मलका की बहन एमिली आती है। एमिली बहुत खूबसूरत होती थी, बाहर का मौसम था, बाग में तरह तरह के फूल खिले हुए थे, और एमिली ये सब देखकर खुश हो जाती है। इसी दौरान पैलामन जो जेल में कैद था उसकी नज़र एमिली पर पड़ जाती है और वो उसे देखकर उससे मोहब्बत करने लगता है, क्योंकि उसने एमिली जैसी खूबसूरत लड़की पहले कभी नहीं देखी थी। आरसाइड भी एक विंडो से एमिली को देख लेता है और उसे भी एमिली से मोहब्बत हो जाती है। दोनों ही एमिली से मोहब्बत के दावेदार हो जाते हैं। पैलामन कहता है कि मैं एमिली से ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, जबकि आरसाइड कहता है कि मैं एमिली से ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। अब इन दोनों की जो दोस्ती थी उसमें एक तरह की जेलसी आ जाती है, यानी यहाँ दोस्ती जो है इनकी पहले जैसी नहीं रहती। अब उन्हें ये भी ख्याल आता है कि यार हम फजूल बहस में पड़े हुए हैं, क्योंकि हमारी जो ज़िंदगी है वो तो जेल में ही गुजरनी है। एमिली को हम हासिल तभी करेंगे जब यहाँ से निकलेंगे। अब थीसियस का एक पुराना दोस्त था जिसको बादशाह जो है जिसके कहे हुए को इग्नोर नहीं कर सकता था, तो उसके कहने पर वो आरसाइड को आज़ाद कर देता है, मगर वो एक शर्त रखता है कि वो दोबारा एथेंस में कभी नज़र नहीं आएगा जहाँ पे थीसियस की हुकूमत थी। आरसाइड जो इतने सालों से जेल में बंद था, वो आज़ादी उसे मिल रही होती है, मगर उस आज़ादी से उसे कोई खुशी नहीं हो रही थी, बल्कि वो शायद एमिली की वजह से और ज़्यादा परेशान हो जाता है कि चलो जेल में मैं कम से कम एमिली को देख तो लिया करता था। आरसाइड जब वहाँ से चला जाता है, मगर वापस जाकर उसका अपने शहर में अपने घर में दिल नहीं लगता, वो बार बार एमिली को ही याद करता है। कुछ अरसे बाद वो सोचता है कि यार क्यों ना भेस बदल कर ही मैं एथेंस चला जाऊँ, इस तरह मुझे कोई पहचान भी नहीं सकेगा और मैं एमिली से भी मिल लूँगा। वो अपना नाम फ्लोस्ट्रेट रख लेता है और किसी तरह थीसियस के महल में नौकरी हासिल कर लेता है, और कुछ अरसे बाद वो एक अच्छी पोजीशन पर चला जाता है। पैलामन जो काफ़ी सालों बाद जेल से भागने में कामयाब हो जाता है, और इत्तेफाक से एक बाग में उन दोनों का आमना सामना हो जाता है। पहले तो ये दोनों एमिली से शादी करने का इरादा रखते थे, इसलिए ये दोनों अगले दिन ये इनका आमना सामना हो जाता है, तो ये शादी क्योंकि करना चाहते थे, इसलिए दोनों ये कहते हैं कि एक ड्यूल रख लेते हैं और ड्यूल के ज़रिए फ़ैसला कर लेते हैं, एक मुकाबला करके कि एमिली से शादी कौन करेगा। अब एमिली को और थीसियस को ये सब नहीं पता, ये सब कुछ ये दोनों आपस में ही कर रहे हैं। अगले दिन ये दोनों आते हैं और मुकाबला शुरू हो जाता है। वहीं आसपास थीसियस भी गुजर रहा होता है, तो वो उनको लड़ता देखकर
वहाँ आ जाता है और उनसे लड़ने की वजह पूछता है। तो पैलामन उसे सारी बात बता देता है और कहता है कि हमारे गुनाहों के बदले बेशक आप हमारी जान ले लें। तो बादशाह कहता है कि यार होना तो यही चाहिए, लेकिन मलका साद होती है, वो रिक्वेस्ट करती है कि भाई आप इनको ना अभी कत्ल करो। तो बादशाह का जो है वो इरादा बदल जाता है और वो ऐलान करता है कि 1 साल बाद तुम दोनों अपने साथ 100 बेहतरीन सिपाही लेकर आओ और मेरे सामने एक दूसरे से मुकाबला करो, तो जो भी जीतेगा मैं उससे एमली की शादी कर दूंगा। अब साल गुजर जाता है और लड़ाई का दिन आ जाता है। तो पैलामन और एरसाइड अपने अपने ग्रुप के साथ वहाँ आ जाते हैं और लड़ाई से एक दिन पहले वो तीनों पैलामन, आरसाइड और एमली प्रे करते हैं। पैलामन वीनस की प्रे करता है, वीनस जो कि मोहब्बत की देवी थी। आरसाइड जो है वो मार्स की प्रे करता है, मार्स जो जंग का देवता था। और एमली जो है वो डायना की प्रे करती है, डायना पाकीज़गी की देवी थी। शायद एमली जो है वो कोई रिलेशनशिप रखना ही नहीं चाहती या वो शादी ही नहीं करना चाहती। फिर ये लड़ाई शुरू हो जाती है तो दोनों बड़ी बहादुरी से लड़ते हैं, मगर पैलामन ज़ख्मी हो जाता है, उसे मैदान जंग से ले जाया जाता है। आरसाइड को विनर डिक्लेयर किया जाता है, लेकिन सेचुर्न देवता की वजह से आरसाइड अपने घोड़े से गिरकर ज़ख्मी हो जाता है। थीसियस के महल में उसे ले जाया जाता है। वहाँ मरते मरते वो बादशाह से कहता है कि एमली के लिए पैलामन से अच्छा इंसान कोई भी नहीं हो सकता। वो एमली से कहता है कि तुम पैलामन से शादी कर लो और मर जाता है, जिसके बाद उसे बड़े आलीशान तरीके से दफनाया जाता है। उसका फ्यूनरल जो है काफ़ी बड़ा होता है और काफ़ी अरसे तक जो है एथेंस का माहौल दुखी रहता है। लोग उसे याद करते हैं आरसाइड को और रोते हैं। लेकिन कुछ अर्सा गुजरने के बाद फिर एमिली और पैलामन की शादी हो जाती है और ये दोनों हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगते हैं।